guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये विजन आईएएस के नोट्स हैं और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन नोट्स का दे रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे जो कि है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिज्म को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करेंगे हम कि ये डेफिनेशन क्या है, ये कॉलोनिज्म होता क्या है। दोस्तों, कॉलोनिज्म इज द एस्टैब्लिशमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटेनेंस, एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इन वन टेरिटरी बाय पीपल फ्रॉम अनदर टेरिटरी। आम और आसान भाषा में बताऊं तो जब दूसरा कोई देश एक कमजोर देश के ऊपर राज करने लगता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, अपनी उसमें एस्टैब्लिश करता है, अपनी सरकार को मेंटेन करता है, वहाँ के अफेयर्स को, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेता है और इसी तरीके से वो अपनी टेरिटरीज को और एक्सपैंड करता रहता है दूसरे देशों तक। तो ये होता है कॉलोनिज्म। ये सेट है अनइक्वल रिलेशनशिप का बिटवीन द कॉलोनियल पावर एंड द कॉलोनियल। जैसे आप ब्रिटेन और हमारे यहाँ पे भारत के देश में, मतलब भारत के रिलेशन में देखते थे। एंड ऑफन बिटवीन द कॉलोनिस्ट एंड द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, कि अब अंग्रेज यहाँ आए तो अपने आप को वो सुपीरियर समझते थे और यहाँ के लोगों को वाइट मैन्स बर्डन के तौर पे देखते थे। तो ये तो हो गई कॉलोनिज्म की बात। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिज्म से। सबसे पहले ये एक्सप्लोरेशन का क्या रोल रहा। आप जानते हैं कि लोग निकले, लोग डिस्कवरीज करने लगे, अपनी अपनी वॉयजेस में यहाँ पे एक्सप्लोर करा और एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। क्या हुआ कि जो ये एक्सप्लोरेशंस रहे या डिस्कवरी हुई एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, ये मिली विद द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया कॉलोनिज्म के बढ़ने में। एज अर्ली एज 13th सेंचुरी जो मार्को पोलो थे इटली के, इन्होंने चाइना को डिस्कवर किया। अब यहाँ पे आप थोड़ा मैप वगैरह देख सकते हो इस तरह से, किस तरीके से यहाँ पे चीजें आ रही हैं, किस तरीके से ये सब आवागमन हुआ है। अब मेन चीज समझिएगा है क्या। बेसिक ये रहा कि ट्रेड हुआ, ट्रेड से जो प्रॉफिट मिला इससे ये यूरोपियन पोर्ट्स का अट्रैक्शन और बढ़ने लगा और मर्चेंट्स जो पोर्ट के थे उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें कि अब सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनाना चीजों को शुरू करें। अब क्या हुआ, बहुत जल्द ही शहर वगैरह, टाउन्स वगैरह डेवलप होने लगे कोस्टल एरिया में। जैसे कि आपने हमारे इंडिया के केस में भी देखा था कि किस तरह से शुरुआत हुई थी। तो जल्द ही टाउन्स वगैरह डेवलप होने लगे कोस्टल एरियाज में, मेडिटेरियन सी के। एंड कुछ प्लेसेस जैसे कि वेनिस और जेनेवा, इनकी फल फूलता या प्रोस्पेरिटी और बढ़ने लगी। ये सारे जो कोस्टल टाउन्स थे इन्होंने फ्रीडम एंजॉय करा किसी रूरल बेस्ड सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म से। जो सर्फ थे, जिनके बारे में हमने सर्फ और सर्फडम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया, तो सर्फ फ्री थे इन सारे टाउन्स में और इस वजह से ये माइग्रेशन जो गांव से टाउन्स की तरफ आना, ये मतलब गांव से लोग शहरों की तरफ और आने लगे। सोसाइटी इन सारे कोस्टल टाउन्स में वो मनी पे बेस्ड थी, ना कि लैंड पे। दोस्तों, जो राजा था, जो कि फ्यूडल सिस्टम में होता था, वो डिपेंडेंट था ऑन द सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स मिलिट्री हेल्प के लिए। एंड डिस्पाइट द पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द चर्च पैटर्नाइज द मर्चेंट बाय फंडिंग देयर वॉयजेस। मर्चेंट्स बदले में किंग को एड करते थे सो एज टू एस्केप द फ्यूडल कंट्रोल्स, ताकि ये फ्यूडल कंट्रोल्स से, जो कंट्रोल्स में थे ना, तो उस कंट्रोल से भाग सके, निकल सके। जहाँ पे मर्चेंट्स को बहुत ही कम सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल राइट्स मिलता था, तो उन सब से आज़ादी के लिए ये क्या करने लगे कि ये बदले में राजा को पैसा वगैरह इन सारे ट्रेड से प्रोवाइड करने लगे ताकि इनको थोड़ी आज़ादी मिलने लगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो मॉनेटरी प्रॉफिट हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बन गया एक्सप्लोर करने का चीजों को, जिसकी वजह से गुड्स दैट कैन बी सोल्ड एट होम एट मच हायर मार्जिन। जैसे कि आपने देखा होगा वास्को ड गामा के केस में कि यहाँ से वो भर के इंडिया से लेके गए स्पाइसेस और उन्होंने देखा 10 गुना महंगा बेचा उन्होंने अपनी जगह। तो ये जो प्रॉफिट था ये और अट्रैक्शन करने लगा क्रिएट।
है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना वास्को ड गामा का केस 1498 का, जिन्होंने देखा कि जो पेपर है उसका प्राइस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब 1/20 प्राइस है जो प्राइस वेनिस में चल रहा है। ओके, अब स्पाइस का ट्रेड था वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, इन लोगों को वहां पे ना स्पाइसेस मसाले बड़े पसंद थे। और बाय मिड 13th सेंचुरी वेनिस इमर्ज होके आने लगा एक प्राइमरी ट्रेड पोर्ट के तौर पे स्पाइसेस के लिए। दोस्तों, वेनिस से स्पाइसेस को ट्रांसपोर्ट करा जाता था वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में, और वेनिस एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस होने लगा। बहुत ज्यादा कैसे इसमें पैसा आया, क्योंकि बहुत ही ह्यूज टैरिफ्स को चार्ज करने लगा। और इसी को रिकॉल करते हैं रेनेसां ऑफ 14th सेंचुरी की शुरुआत हुई इटली के अंदर। दोस्तों, जियोग्राफी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इतिहास में। जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए लिया क्योंकि विदाउट एक्सेस टू मिडिल ईस्ट, यूरोपियन जो हैं वो फोर्स हो रहे थे, मतलब वो बहुत हाई प्राइस पे कर रहे थे जिसे चार्ज कर रहा था वेनिस। इवन वेल्दी हैड ट्रबल पेइंग फॉर स्पाइसेस, अमीर आदमी भी इन स्पाइसेस के लिए पे करने के लिए उस पर दिक्कत आ रही थी। जो रूट्स थे ईस्ट में आने के लिए वो जाने जा रहे थे बाय द नेम ऑफ सिल्क रूट्स, जो आपने सुना होगा। अलॉन्ग विद वेनिस इट वाज द बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो एक मिडिल मैन के तौर पे काम कर रही थी इन दिस ट्रेड विद द ईस्ट। और इन दोनों की वजह से जो ट्रेड रूट थे और जो पावर थी इस ट्रेड रूट को भाई ये रोक रही थी, मतलब चोक कर रहे थे ना सब कुछ, इन्हीं के पास में सर्वे सर्वा सारा कुछ था। अब हुआ क्या कि जब 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने डिफीट करा बाइजेंटाइन एम्पायर को और चोक या ब्लॉकेड लगा दिया सी रूट्स के ऊपर। अब आप ये दोनों एक मैप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप्स है। अब देखिए रूट्स जो कि बिफोर, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, लेकिन ये मैप उसके नीचे चला गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए। रूट्स बिफोर एज ऑफ डिस्कवरी, अगर हम ऐसा समझें तो डिस्कवरी से पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिल्क रोड वाया लैंड के माध्यम से आती थी, और स्पाइस का ट्रेड जो स्पाइस के ट्रेड रूट्स थे वाया सी के माध्यम से, ये ऑटोमन एम्पायर के ये ब्लॉक करे गए थे बाय द ऑटोमन एम्पायर 1453 में विद द फॉल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, स्परिंग एक्सप्लोरेशन जो मोटिवेटेड थी इनिशियली बाय फाइंडिंग ऑफ सी रूट्स अराउंड अफ्रीका, और उसके बाद ये एज ऑफ डिस्कवरी और होने लग गई। आइए थोड़ा सा हम आपको और डिटेल से चीजों को समझाते हैं। डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, जो आप ये मैप दिख रहा है ना, मेन जो पोर्टुगीज की अगर हम बात करें तो पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग जो थे इनके सी रूट्स आए थे प्रॉपर 16th सेंचुरी में। एक्सप्लोर करते करते ये एज ऑफ डिस्कवरी की वजह से ये लोग यहाँ पे पहुंच आ पाए हैं इंडिया तक। अब देखिए ये यूरोपियंस थे, इनको कुछ तो करना था, और इसलिए इन्होंने रास्ता निकाला कि किसी तरीके से ये वॉयजेस निकाली इन्होंने डिस्कवरी के लिए एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। इसलिए बिफोर द 16th सेंचुरी ये सिर्फ इटली था जो ट्रेड को डोमिनेट कर रहा था बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी। उसके साथ सी रूट्स की नॉलेज जो थी, कॉमर्स की नॉलेज जो थी, वो सिर्फ इसको हुआ करती थी, मोनोपोली थी इसमें। बट जल्द ही क्योंकि भाई सिटीज की ट्रेडिंग सिटीज बढ़ रही थी, प्रॉस्पेरिटी इटालियन सिटीज की हो रही थी, उसको देखते हुए जो ब्लॉकेट था वो कर दिया गया बाय द ऑटोनोमन एम्पायर, और सेलर्स अब अपनी जर्नी करने लग गए। एम ये था कि हम ऑल्टरनेटिव रूट को पाएंगे ईस्ट में जाने के लिए, और यही जो क्वेस्ट थी फाइंड करने के लिए नॉर्थ वेस्ट रूट को, इसी की वजह से डिस्कवरी हुई कनाडा की बाय जॉन कैबॉट। आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो इसलिए आप हर जगह के बारे में पढ़ोगे। जॉन कैबॉट जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने डिस्कवर किया कनाडा को। एक्सप्लोरेशन के साथ साथ धीमे धीमे जियोग्राफिकल मैप जो वर्ल्ड का है वो इमर्ज होने आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल इनोवेशंस के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, टेक्निकल इनोवेशंस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक्सप्लोरर्स के सक्सेस में, क्योंकि ये प्रॉपर नई नई लैंड को इसी के माध्यम से सेल कर पाए। By the end of 15th century, innovations in the form of compass जो काफी फेमस है, एस्ट्रोलेबल, आपका जैसे कंपस की बात करें, एस्ट्रोलेबल की बात करें, ये मदद करता है डिटरमाइन करने में लोकेशन शिप की।
ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आर्ट ऑफ मैपिंग और साथ में डेवलपमेंट बेटर शिप्स का, जो यहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं लॉन्गर, इम्प्रूव्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरर की नॉलेज थी जियोग्राफी को लेके सीखी, ये और अच्छी होने लगी। अब ये यहाँ पे डेवलप कर पा रहे थे एक सही एकदम एक्यूरेट मैप को सी रूट्स के, और नॉलेज भी पा रहे थे वेदर के पैटर्न का कि किस तरह से कहाँ वेदर रहेगी, जिसकी वजह से सेफली नई नई जगहों को पहुंच पाए, नई नई जगहों पे पहुंच पाए। दोस्तों, जो पीरियड था अराउंड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, इसीलिए इस पीरियड को जाना जाने लगा एज द एज ऑफ डिस्कवरी। इसके साथ क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें फंड करा गया था बाय स्पेन के द्वारा, ये निकले ढूंढने के लिए इंडिया को, बट ये सेंट्रल अमेरिका पहुंच गए इन 1492। इन्होंने शोर्स को टच करा हाइती के, बट इसे सोचा कि ये इंडिया है, मिस्टूक करा इसे इंडिया के तौर पे। इसीलिए जो इनको वहां पे नेटिव्स को माना जाता है एज इंडियंस, एंड आइलैंड्स को कहते हैं एज इंडीज। समझे, इतिहास जाना अब आपने। आइए आगे लेके चलती हूँ। इसके पहले आपको बता देती हूँ, चलिए अभी पहले ही रहते हैं हम लोग। देखिए, अमेरिका को डिस्कवर करा गया बाय अमेरिगो। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत सारे उल्टा सीधे नॉलेज जानते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका को डिस्कवर किया गया बाय अमेरिगो वेस्पुकी एंड नॉट कोलंबस। ये बात याद रखिएगा, जो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के द्वारा किया गया था, अमेरिका को डिस्कवर्ड 1500 एडी में। और पोर्टुगीज ने भी डिस्कवर करा था फिलीपींस को इन द साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये सारी डिस्कवरीज की वजह से ही इस कोलोनाइजेशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, एक जो नई नई जमीनें मिली थी, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मिनरल रिसोर्सेस थे, बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स थे जो डेवलप हो सकते थे पोर्ट्स में, और ये नोडल पॉइंट्स बन सकते थे ट्रेड के लिए। यूरोपियन मर्चेंट्स ने कहा कि बेटा, अब हम अपने अपने जो है यहाँ पे सेटअप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे फॉर्म करना शुरू करा कॉलोनीज को इन नई नई पाई हुई लैंड्स पे। इसलिए यहाँ से ओरिजिन निकला वर्ल्ड कोलोनाइजेशन का। अब देखिए, जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे गुड्स से, जो इंपोर्ट करा जा रहा था एक नई नई जमीनों से, न्यू जो फाउंड लैंड्स थी अमेरिका की, एशिया की और अफ्रीका की, इसी वजह से ही क्या हुआ कि अब ये रेस में सब लोग दौड़ने लगे एक्सप्लोर करने के लिए चीजों को। स्पेन हो गया, पोर्तुगल हो गया, ये बहुत ही जल्दी ज्वाइन करा, मतलब इसके साथ डच भी साथ में रेस में आ गया, फ्रांस आ गया और ब्रिटेन भी आ गया। तो अब हम मेन बात आते हैं कोलोनाइजेशन की तरफ। दोस्तों, कोलोनाइजेशन एशिया का, अफ्रीका का और अमेरिका का, इसकी शुरुआत होती है 3 फोकसेस से, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। वाइल गोल्ड रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को जो ट्रेड से मिल रहा था, ग्लोरी रिप्रेजेंट करती है रिकॉग्निशन एक यूरोपियन पावर को जो मिली थी एज अ वर्ल्ड हेजेमन, और विद अ फ्लैग ऑफ किंगडम केम द मिशनरीज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि कंट्री जो डोमिनेट कर रही थी इन द रियाम ऑफ सी पावर, ये ही फायदा पा रही थी, ज्यादातर इस कॉलोनियल एरा का फायदा उसी को मिला। जो लार्जर फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप्स थी, वो थी वॉज अ मार्क ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, किस हिसाब का ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे कितना फैला हुआ है एक्सटर्नल मार्केट, वाइल एक स्ट्रॉन्ग नेवी इनको प्रोटेक्ट भी कर रही थी। अटैक द वेसल्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, दूसरे की कॉम्पिटिटर की वेसल्स पे अटैक करना और सी रूट को ब्लॉक करना कॉमर्स के लिए। तो जो ये कर पा रहा था वही मजबूत था, वही शहंशाह था। जो कंट्री थी, जो यहाँ पे फ्रेंडली हार्बर्स थे अलोंग द ट्रेड रूट इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्स टू कॉल वेयर द शिप्स कुड रिफ्यूल, ठीक है, कंट्री क्या कर रही थी भाई, पोर्ट्स वगैरह से दोस्ती है, वहां पे अपनी शिपों को रोका और रिफ्यूल करा, और अपना जो क्रू है वो रेस्ट कर पा रहा था। तो ऐसी कंट्री जो अपना फ्रेंडली तरीके से चीजों को चला रही थी, उसको ज्यादा फायदा था, एडवांटेज था इस ट्रेड कॉम्पिटिशन में। इसलिए मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ये पहुंचा हैंड इन हैंड विद कोलोनिज्म। विद द लैटर, मतलब कोलोनिज्म जो है वो एक सेफ जोन प्रोवाइड कर रहा था अब ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को प्रॉस्पर करने के लिए। इसको थोड़ा आसान शब्दों में आपको बताती हूँ। सपोज करिए कि ये भी कंट्री हमने कब्जिया ली, कॉलोनी बना ली, ये भी बना ली, ये भी बना ली। अब ये मेरा देश है, यहाँ से मेरी शिप निकलेगी, यहाँ पे मेरी शिप रुकेगी, फिर रिफ्यूल होगा प्रॉपर, हमारा क्रू हमारा रेस्ट करेगा क्योंकि ये हमारी कॉलोनी है। फिर यहाँ गए, हमने यहाँ भी सेम चीज करी, यहाँ भी सेम चीज करी। इसलिए आप देख रहे हो कि कैपिटलिज्म और ये कोलोनिज्म ये साथ साथ चल रहा है। अभी क्लियर हो गया? समझिए।
कैटलिज्म कैसे हो गया? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी नई नई कमोडिटीज अब ट्रेड बास्केट में आने लगी थी। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि पोटैटोज, टोबैको, मेज, स्पाइसेस है ना, विच आर हिथर तो अननोन, जो पहले थे यूरोप के अंदर, अब इनका भी ट्रेड होने लगा था। कॉलोनीज एक सोर्स बन रही थी रॉ मटेरियल का, जो यूरोपियन फैक्ट्रीज की इस डिमांड को पूरा कर रही थी। एग्जाम्पल, शुगर प्लांटेशन को सेटअप किया गया अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री बहुत तेजी में बढ़ गई। सेम तरह से राइस हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया, इसके रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होने लगे थे। यूरोपियंस ने इस्टेब्लिश करा था अपने ट्रेडिंग पोस्ट को कोस्टल एरियाज में, उन सारी नई जगहों पे जो जगहें, जो जमीनें पाते जा रहे थे। पॉलिसी ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की इसके अंदर था कि मर्चेंट वेसल को दूसरे किंगडम्स की अटैक करो, ब्लॉक करो ट्रेड रूट्स को और सेटअप करो कॉलोनीज को, साथ में ट्रेड बैरियर्स को प्लेस करो, अपने ट्रेड को प्रॉपर मोनोपोलाइज करो, मतलब अपने आप को सर्विस सर्वा बनाओ विद द कॉलोनीज, और अगर कॉलोनाइज ना कर पाओ तो अपना स्पेशल ट्रेडिंग राइट सिक्योर करके रखो उन जमीनों में जो आप नई लैंड पा रहे हो, ताकि आप ट्रेड मोनोपोली यहाँ पे रख सको। दोस्तों, पोर्टुगीज ने स्टैब्लिश करा ट्रेड मोनोपोली को एशिया के अंदर, जब यहाँ पे ट्रेड रूट उसको इन लोगों को मिल गए इंडिया तक आने के वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498, एंड इसलिए जो ये इटालियन मोनोपोली चल रही थी ट्रेड की विद द ईस्ट, अब ये यहाँ पे रिप्लेस हो गई इन लोगों से। बाद में पोर्टुगीज को रिप्लेस करा गया डच के द्वारा इंडोनेशिया में एंड ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में। आफ्टरवर्ड्स जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी और जो सी पावर थी, इसने फ्रांस को भी एड करा, ब्रिटेन को भी एड करा, जो एक बहुत ही मजबूत कॉलोनियल पावर्स इमर्ज होके वक्त के साथ साथ आने लगी। अब बात आती है इस कॉलोनिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, एक तरफ तो यूरोपियन पावर्स जो थी, उनकी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, वहां पे बहुत तेजी में ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा था, डाइवर्सिटी बढ़ रही थी। वही जगह दूसरी तरफ कॉलोनीज जो थी वो रिप्ड ऑफ हो रही थी अपने रिसोर्सेज से। यूरोप अब इंपोर्ट कर रहा था प्रोडक्ट्स को, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह को, जो उसकी मार्केट में न्यू थे और काफी ज्यादा पॉपुलर बन रहे थे। सेम तरीके से यहाँ पे केस रहा था कॉटन के बने हुए कपड़ों का, जिसे इंपोर्ट करा जा रहा था ईस्ट से। अब स्पेन ने शुगर प्लांटेशन को सेटअप किया सेंट्रल अमेरिका की कॉलोनीज में, वाइल पोर्टुगल ने यहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम को अपना ब्राजील के अंदर सेटअप किया। कुछ कंट्रीज जैसे कि होलैंड वगैरह, जो कि बैरन पड़ी हुई थी इंटरनली, इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया आउट ऑफ द कॉलोनीज बाय प्रोवाइडिंग शिप्स फॉर कॉमर्स टू ब्रिटेन और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को। दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट था इस कॉलोनिज्म का कॉलोनीज के ऊपर, वो भी बहुत बुरा पड़ रहा था। साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करा गया था स्पेन के द्वारा आफ्टर द अमेरिगोस वॉयेज विच इट हैड फंडेड। अब जो सिविलाइजेशन था एस्टेक्स का और इनकास का, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इनका गोल्ड और सिल्वर भी बुरी तरह से प्लंडर करा गया। इंडिजीनियस अमेरिकन को फोर्स करा गया कि काम करें कोलोनिस्ट के लिए माइंस में और फार्म्स में। माइंस जो कि पेरू की थी, बोलिविया की थी, मेक्सिको की थी, इनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करा गया, उनकी सारी ही वेल्थ को एक्सपोर्ट कर दिया गया स्पेन ले गए। बाद में डच और ब्रिटिश और फ्रांस भी आ गए और कंट्रोल करने लगे अमेरिका का पार्ट्स। ऑब्जेक्टिव कॉलोनिज्म का एशिया के अंदर बताऊं तो वो ट्रेड का प्रॉफिट ही था, वाइल स्लेव ट्रेड ये एक रीजन था अफ्रीका के केस में, क्योंकि वहां पे बड़ी सस्ती मात्रा में स्लेव्स मिलते थे काम करने के लिए। अफ्रीका के अंदर कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई, बट ये लिमिटेड था कोस्टल रीजन में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत खतरनाक वहां की ज्योग्राफी है ना, वही रुकावटें पैदा कर रही थी, इसलिए कॉलोनियल एम्पायर जो है वो मेनलैंड अफ्रीका में यहाँ प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पाया। और आप जानते हैं बहुत ही आखिरी में इसको प्रॉपर एक्सप्लोर किया गया है। अब देखिए, स्लेव ट्रेड की जो शुरुआत हुई है ना, उसे पोर्टुगल ने करी है। क्यों? क्योंकि उसके वर्कर्स जो प्लांटेशन में थे वो इतनी गर्म, इतनी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ब्राजील की नहीं सह पा रहे थे, तो इन्होंने इन ब्लैक अफ्रीकन्स को उठाया जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे और ये ऐसी इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रह सकते थे, और इन लोगों को ये लेकर आए, प्लांटेशन के काम में लगा दिया। देख रहे हैं आप, सिर्फ इंडिया ही से नहीं, हर जगह से ही बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। वाइल अफ्रीकन्स ने जो है वो काम करा प्लांटेशन में स्लेव्स के तौर पे, और जो नेटिव अमेरिकन थे उन्होंने काम करा सर्फ के तौर पे ऑन द स्टेट ऑफ कॉलोनिस्ट।
जल्द ही जो स्लेव ट्रेड था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में और दूसरे पार्ट्स में अमेरिका की इन यूरोपियन पावर्स के द्वारा कोलोनाइजेशन के बाद। स्पेन ने इंट्रोड्यूस करा स्लेव ट्रेड को, पहले तो हाइती में करा इन द कैरिबियन, और उसके बाद फ्लोरिडा में करा, मैक्सिको में करा, चील में करा और दूसरे पार्ट में भी करा कोस्टल साउथ अमेरिका के। प्लांटेशन सिस्टम जो था ना दोस्तों, उसे रखा गया प्रोडक्शन के लिए शुगर केन की, टोबैको की और कॉटन की। स्लेव ट्रेड को जाना जाने लगा एज द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के नाम से, और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ये था एज अ ट्राइपॉड फॉर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के लिए ये स्टैब्लिश करा गया, और अफ्रीकन्स को ये लोग शिप करते थे अक्रॉस द अटलांटिक टू अमेरिका। स्लेव ट्रेड कंटिन्यू रहा 300 सालों तक, आप इमेजिन करिए 300 इयर्स तक। शुरुआत में तो एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी ये सिर्फ इंडिविजुअल मर्चेंट्स थे, सेलर्स थे और पायरेट्स थे जिन्होंने इस ट्रेड को कंडक्ट करा, बट एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी स्लेव ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो यहाँ पे इन्होंने मतलब टेक ओवर कर लिया था चीजों को। ब्लैक अफ्रीकन्स इनिशियली जो हंट करे गए थे कोस्टल अफ्रीका से, एज इंटीरियर्स जो था वो इतना तो एक्सप्लोर हो नहीं पाया था मेन लैंड में इन द 19th सेंचुरी, बट इन द 19th सेंचुरी स्लेव हंटिंग जो है वो एक्सटेंड होने लगी पूरे ही अफ्रीका में। और जो कंडीशंस जो थी ऑफ जर्नी अक्रॉस अटलांटिक वो एकदम बेकार थी, और बहुत सारे अफ्रीकन्स की बेचारों की मौत भी हो गई थी इन सारी जर्नीज के टाइम पे, हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि हाइजीन की कमी थी, क्राउडिंग बहुत ज्यादा थी। बट इन लोगों को क्या, इन लोगों को किसी की जान से मतलब थोड़ी ना था, इन लोगों को तो अपना प्रॉफिट कमाना था। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया आफ्टर 1750, इससे रॉ मटेरियल की डिमांड और बढ़ने लग गई इंग्लैंड के अंदर, और सप्लाई को रॉ मटेरियल की बढ़ाने के लिए कॉलोनीज से एंड साथ में इंक्रीज करने के लिए कॉलोनियल एम्पायर को ब्रिटेन का बहुत सारे अफ्रीकन को ट्रेड करा जाता था, स्लेव ट्रेड भी बढ़ने लगा। और ब्रिटिश कॉलोनी जो कि वेस्ट इंडीज की थी, नियरली आप मानोगे नहीं 2 मिलियन स्लेव्स को इंपोर्ट करा गया है इन 100 सालों में। और प्रेजेंट जो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है ना अमेरिका की, आप देखते हो ना, ये दिखाती है, ये सिम्बोमेटिक है टू द एक्सटेंट ऑफ स्लेव ट्रेड जो हुआ है 16 से 19 सेंचुरी के बीच में। दोस्तों, स्लेवरी को एंड कर दिया गया था फ्रांस के द्वारा आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, मेनली क्योंकि रेवोल्यूशन बेस्ड था आइडियाज पे लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की, जहां से हमने भी इसे लिया है अपने संविधान में। ब्रिटिश ने एक स्लेवरी अबोल्यूशन एक्ट को पास करा 1833 में, एंड करने के लिए स्लेवरीज को इन सारी ही कॉलोनीज में, वाइल यूएसए ने इसे बैन कर दिया आफ्टर द सिविल वॉर 1861 से जो 65 तक चली थी उसके बाद। स्लेवरी पे जो ये बैन रहा, इसमें बहुत ऑपोजिशन देखने को मिला बहुत सारे क्वार्टर्स में। डच सेटलर्स जो कि साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने भी इस बैन को अपोज करा। साथ में सिविल वॉर जो कि यूएस में थी, उसे लड़ा गया था यूएसए फेडरल गवर्नमेंट और साउदर्न स्टेट्स के बीच में इस स्लेवरी के इशू को लेके ही। साउदर्न स्टेट्स क्योंकि अपोज थी इस बैन को लेके स्लेवरी के, एंड रैदर ये चाह रही थी कि अब नई नई टेरिटरीज को अक्वायर करा जाए यूएसए के द्वारा जो कि स्लेव बनाए, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था ना। तो ये पूरी यहाँ पे कहानी थी। अब देखिए रिलेशनशिप क्या रहा बिटवीन द कोलोनिज्म और मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। तो जैसे मैंने बताया दोनों गए हैंड इन हैंड। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ये ब्रिटिश की पॉलिसी रही थी 18th सेंचुरी में। आइडिया ये था कि सरकार यहाँ पे रेगुलेट करे इकोनॉमी को अपने यहाँ से और कॉलोनीज को अब्रॉड से, ताकि नेशनल पावर को और बढ़ाया जा सके। इससे क्या हुआ? दिस अमाउंटेड टू प्लेसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद कॉलोनीज टू ब्रिटिश कंपनीज। एम ये था कि हम पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट रखें, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, हमेशा फायदे में रहें। ट्रेडर्स चाहते थे कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो और ट्रेड मोनोपोलीज हो उन देशों के साथ में जो कि यूरोप के बाहर है, और ऑन द अपोजिशन फ्रॉम द नेटिव चीफ्स एंड रूलर्स ये सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर लिया गया। 19th सेंचुरी में यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि नए नए थिंकर्स आए जैसे कि एडम स्मिथ, पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर की शुरुआत हुई इम्प्लीमेंट होना। इसका मतलब कि लेस डोमिनेशन हुआ स्टेट का इकोनॉमिक स्फीयर में, जैसे कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में था, और इस वजह से फ्री मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे आई।
इट वॉज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो पूरा वर्ल्ड था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था इस फ्री मार्केट में। ऐसे आज के टाइम पे देखते हो ना, एमएनसीज है, ग्लोबलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं था। इंपीरियल पावर्स के पास स्पेशल राइट्स थे कुछ एरियाज में, जैसे ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के, ज्यादातर अपनी अपनी कॉलोनीज में। कंपनीज जो दूसरी कंट्रीज की थी, इनको इक्वल प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी इन सारी कॉलोनीज में। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के थे वो सिर्फ उन कंपनीज को मिलते थे जो इंपीरियल कंट्री से बिलोंग करती थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेजिस फेयर यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कैनिस ने पब्लिश करा द एंड ऑफ लेजिस फेयर 1926 में। इट वॉज ड्यू टू इल्स ऑफ लेजीज फेयर, जैसे कि एक्सप्लॉइट करना वर्कर्स को, नॉन इंटरवेंशन सरकार का, इवन व्हेन देयर वाज अ फेमिन, मतलब 1880 में, 1880 में फेमिन हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट ने इंटरवेन नहीं करा था। और दैट इट वॉज रियलाइज कि लेजीज फेयर कैन नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली, आप आंख बंद करके इसको नहीं कर सकते, एंड स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए इंजॉयमेंट बेसिक ह्यूमन राइट्स का। आइए अब आगे लेके चलती हूँ आपको और डिफरेंस बताती हूँ कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच में क्या होता है। दोस्तों, कोलोनिज्म एक पार्ट है इंपीरियलिज्म का, और इंपीरियलिज्म एक नेचुरल एक्सटेंशन है कोलोनिज्म का इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, इंपीरियलिज्म जो है ना, इसका बेसिक फीचर है पॉलिटिकली एक्वायर करना फॉरेन टेरिटरी को। इसलिए कुछ ऑथर्स के हिसाब से जो मिलिटरिज्म है, इसका मतलब कि इन्वेजन किसी टेरिटरी का अपने एनेक्सेशन के लिए कब्जा कर लेना, ये मस्ट है इंपीरियलिज्म के लिए। एंड यही एक फॉर्म है इंपीरियलिज्म का। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एक्विजिशन होता है विदाउट वैनिशिंग और इन्वेडिंग अ टेरिटरी, बट बाय यूजिंग इट एज अ थ्रेट। इसके साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स कोलोनिज्म इंप्लाई करता है डोमिनेशन लोगों की जिंदगी पे और कल्चर पे, जैसे आपने इंडिया के केस में देखा होगा। मेन गोल कोलोनिज्म का ये होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल लें उस कॉलोनी से जहां पे इंपीरियलिज्म है, वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल है, जैसे आपने ब्रिटेन का इंडिया के ऊपर असर देखा। इसलिए कोलोनिज्म ये करा जाता है उन कंपनीज के द्वारा जो स्पेशल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस पाती हैं और सेट करती हैं ट्रेडिंग पोस्ट को। वाइल इंपीरियलिज्म किया जाता है स्टेट के द्वारा थ्रू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, ताकि नई नई जो टेरिटरीज है उन्हें अक्वायर कर सके, प्रोटेक्टोरेट्स और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो, ताकि इंडस्ट्रियल ट्रेड और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा जा सके। कोलोनिज्म रिजल्ट इन कंट्रोल ओवर लाइफ ऑफ नेटिव्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर और सोशल स्फीयर्स में। ये ज्यादा सब्टिल है, वेयर एज इंपीरियलिज्म ज्यादा फॉर्मल और अग्रेसिव है। दोस्तों, एनसीईआरटी यूज करती है टर्म इंपीरियलिज्म का एज डिस्टिंक्ट, ये अलग मानती है इसको कोलोनिज्म से। वाइल नोमेनकल्चर, अगर नाम से देखें तो नोमेनकल्चर फॉलोड बाय अदर ऑथर्स ये कोलोनिज्म को इंपीरियलिज्म ही मानते हैं। अब जो एनसीईआरटी रिफर करती है इंपीरियलिज्म को, इसे हम लोग न्यू इंपीरियलिज्म या नियो इंपीरियलिज्म बोलते हैं। बेसिक डिवाइडिंग लाइन अगर कहें तो यह है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा। जो इवेंट्स हुए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कोलोनियल एम्पायर में, तो ये यहाँ पे एम्पायर जो बिल्ड हुआ, इसे हम लोग कहते हैं न्यू इंपीरियलिज्म। अब अब आपके दिमाग में आया होगा इसमें नया क्या है। देखिए, न्यू इज दिस न्यू इंपीरियलिज्म विच स्टार्टेड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप वाज द रेस कंपोनेंट। यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी इन द डिग्री ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ कोलोनियल एक्शंस। रेस सिग्निफाई करती है इकोनॉमिक कंपटीशन को यूरोपियन पावर्स के बीच में, ताकि और ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज ये लोग कब्जे आ सके। ये रेस थी रॉ मटेरियल सोर्सेस की, एक्सपोर्ट मार्केट की, दोनों ही आप कह सकते हो कि ये प्रोवाइड करी जा रही थी फॉर बाय द कॉलोनीज। इट वॉज ऑल्सो अ रेस फॉर सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कॉमर्स, चाहे कोलोनाइज करके नए नए पोर्ट्स को या फिर ट्रीटीज को साइन करके दूसरे नेशंस के साथ में, ताकि इन शिप्स को सेफ हार्बर्स मिल सके इन मर्चेंट की वेसल्स को। दोस्तों, रेस कंपोनेंट के अंदर रेस थी नेवल सुप्रीमेसी की, यहाँ अपने आप को जो है किस तरीके से सुप्रीम बनाए इस सी के अंदर और नई नई लैंड बेस्ड मिलिट्री फोर्सेस को बिल्डअप करें। तो अब ये बात आती है कि ये रेस का फिनोमिना क्यों आखिरकार पूरी तरह से खुल के नहीं आया पहले। आंसर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में आपको मिलेगा, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्योंकि ये फैला बाकी सारे यूरोप में, यूएसए में और जापान में 19th सेंचुरी में। जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ा,
इसकी वजह से नेशनल राइवलरीज भी बढ़ने लगी कि अब हम इकोनॉमिक और मिलिट्री सुप्रीमेसी पाएंगे, और यहाँ पे इससे ये जियोग्राफिकल स्पेस कम होने लगा। बाद में जो लास्ट फैक्टर था, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट बेरिंग है वर्ल्ड की पीस के लिए। पहले क्या था, यहाँ पे इनफ टेरिटोरियल स्पेस थी, काफी ज्यादा एरिया हुआ करता था पहले तो, हाँ, स्पेस थी फॉर यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइज करने के लिए। बट 19th सेंचुरी आते आते एक्सेप्ट जो अफ्रीका का इंटीरियर हिस्सा था उसको छोड़ के बाकी सारा ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड जो है वो इन्फ्लुएंस में आ गया था एक पावरफुल नेशन की या किसी और पावरफुल नेशन की। इसलिए अब जो मेजर पावर्स थी वर्ल्ड की, सिर्फ ये ग्रो कर सकती थी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपेंस से ग्रो कर सकती थी। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था कि जो भी कॉलोनीज एक इंसान के पास में है वो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करके रख ले, और सेम टाइम पे जो उसकी राइवल कॉलोनियल पावर है उसे दूसरी कॉलोनी से बाहर हटाए और उस पर भी कब्जा कर सके, क्योंकि नई तो नहीं बची थी कुछ। अब यहीं पे बात आती है फैक्टर डिग्री की। तो कॉलोनियल पावर जो कि न्यू इंपीरियल में थी, इसने बहुत ज्यादा फोर्स का यूज करा अपनी कॉलोनियल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने फ्रंटियर को सिक्योर करने के लिए, उसी तरह से जैसे आप अपने घर को बचा के रखते हो। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे कॉलोनीज में, और ज्यादा मच मोर इम्पेरेटिव चाहते थे ताकि इनका इकोनॉमिक कंट्रोल उस कॉलोनी पे बना रहे। ये सब आप एक बार जब इंडिया के रेफरेंस में सोचोगे ना तो सब आपको समझ में आने लगेगा। तो पॉलिटिकल कंट्रोल को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री की तो जरूरत थी, और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस न्यू इंपीरियलिज्म का है कि स्टेट की पावर अब बढ़ने लगी थी। ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह अब ये धीमे धीमे रिप्लेस करी जा रही थी बाय देयर गवर्नमेंट्स। आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला खत्म हो गया था और यहाँ पे क्वीन का सीधा हो गया था ना कि चार्टर एक्ट आ गया था, भाई अब सीधा सीधा जो है क्वीन संभालेगी सब कुछ। तो अब आती है डेफिनेशन इस न्यू इंपीरियलिज्म की। दोस्तों, इंपीरियलिज्म ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन है नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। या ये अचीव कराया सकता था मिलिट्री कॉन्कर के द्वारा या फिर कॉलोनाइज करके फॉरेन टेरिटरी को। इसका मतलब कि जब फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लो और उसके बाद उन्हें डिपेंडेंट बना दो। अब जो फॉरेन रूलर्स थे आर इन माइनॉरिटी एंड ये सुपेरियोरिटी को इम्पोज करते थे अपनी रेस की और कल्चर की नेटिव्स पे। नेक्स्ट सवाल आता है फीचर्स जो कैरेक्टराइज करते हैं इस इंपीरियलिज्म के फिनोमिना को। मेजर कंपोनेंट्स की बात करूं तो आप कह सकते हो पहली बात तो रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट मार्केट, दूसरा प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, तीसरा इम्पोजिशन फ्री ट्रेड का, चौथा ड्रेन थ्योरी, पांचवा पॉलिटिकल कंट्रोल कॉलोनीज का, और छठा कैप्चर करना पोर्ट्स ऑफ कॉल को। नए नए रॉ मटेरियल की तलाश में और एक्सपोर्ट मार्केट की तलाश में जो एक्स्ट्रा ये प्रोड्यूस कर रही थी फैक्ट्रीज ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की, इसकी वजह से ये दौड़ भाग बढ़ने लग गई यूरोपियन पावर्स के बीच में, जापान के बीच में और यूएसए के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल ये अपनी कॉलोनीज पे करें। इसकी वजह से ये जो राइज हुआ इस न्यू इंपीरियलिज्म का, इसके में एक फीचर था रेस फॉर कॉलोनीज एंड स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा पहला था जो इंडस्ट्रियलाइज हुआ था जिसे हमने डिस्कस किया है 1750 के बाद, और दूसरे यूरोपियन नेशंस ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज हो पाए हैं हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद ही, एंड इसलिए ये इतना फायदा नहीं पा पाए जितना ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स ने पा लिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्रोटेक्टिव टैरिफ्स को ताकि ब्रिटिश एक्सपोर्ट यहाँ प्रिवेंट कर सकें, इनकी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स में को प्रोटेक्ट कर सके अपने खुद की इंडिजीनियस इंडस्ट्री को। इवन दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, मतलब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल पाता उसके पहले रेस्ट ऑफ द यूरोप में फैल पाता, तब भी ब्रिटिश एज अ पार्ट ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इसने ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स को लगा रखा था अपनी अमेरिकन कॉलोनीज पे, ताकि ये देख सके कि फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल की और होलैंड की इन्फ्लुएंस तो नहीं बढ़ रही है वहां पे। इसलिए जो ट्रेड था कॉलोनीज के साथ में वो मोनोपोलाइज्ड हुआ था बाय द कॉलोनियल पावर, और सेम टाइम पे कॉलोनी को अलाउ भी नहीं करा गया था कि आप कोई भी प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगा सकते हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन इंडिजिनियस इंडस्ट्री, एंड फ्री ट्रेड कर दिया गया था। जहां पे आपने देखा होगा कि इंडिया के केस में क्या था कि नो इम्पोर्ट ड्यूटीज, बाहर से आ रहे हैं कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, और इससे क्या हो रहा है कि बस उन्हीं का ही सामान सस्ता इंडियन मार्केट में घूम रहा है और यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ नहीं लग रहा है। कॉलोनीज provided for high rate of return
यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल लिया, वहां से बढ़िया बना के यहाँ पे बेच दिया, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी करने लगे। इसीलिए लोग दूर दराज से सामान लाने के लिए ऐसे रेलवेज लगाने लगे। कॉलोनीज ने प्रमोट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और इंडिजीनियस इन्वेस्टमेंट को, ताकि क्या हो कि हम सस्ते से सस्ता सामान इधर से उधर करें और पैसा कमाएं। तो ये जो पूरा फिनोमेना है ना, ये ड्रेन थ्योरी में और अच्छे से बताया गया है, जो एक ड्रेन थ्योरी इंडियन नेशनलिस्ट दादा भाई नौरोजी के द्वारा डिप्लॉय करी गई थी। आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी कि यहाँ से सब ले गए और वहां से सब यहाँ चेप दिया। ब्रिटिश had made India into exporter of raw material and importer of finished goods. फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इंश्योर किया कि जो प्रॉफिट्स मिल रहा है इन सारे इन्वेस्टमेंट से, ये सारा फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ ही में जा रहा था। कॉलोनीज जो पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर आ गई थी, इधर डायरेक्ट रूल के माध्यम से लाइक इन इंडिया, या फिर रूल करके किसी इंटरमिलिट्री के माध्यम से जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एक दूसरी स्ट्रेटजी जो ड्यूरिंग इम्पीरियलिज्म थी वो था पोर्ट्स ऑफ कॉल को कैप्चर करना, दैट इज कैप्चर करना उन सारी जगहों को जहाँ पे शिप्स जो है वो रिप्लेनिश कर सकती थी सप्लाई कोल की और वाटर की। कॉलोनिस्ट ने कोशिश करी कि कॉन्कर करें आइलैंड्स को वेयर अलोंग द सी रूट्स एंड नियर द कोस्ट ऑफ ट्रेडिंग नेशंस। तो अब ये हमने डेफिनेशन की तो बात वगैरह यहाँ पे कर ली। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म की। दोस्तों यहाँ पे आपको समझाती हूँ, न्यू इम्पीरियलिज्म या नियो इम्पीरियलिज्म as much as can be identified as the second wave of imperialism in the late 19th and early 20th century। ये काफी डिस्टिंक्ट थी। पुरानी जो वेव चली थी यूरोपियन कोलोनाइजेशन की, जो 15 से लेके अर्ली 19th सेंचुरी तक चली थी, ये रिजल्ट थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की। आइए थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। दोस्तों आज़ादी के लिए स्ट्रगल कई सारी कॉलोनीज में शुरुआत होने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब वर्ल्ड जो था वो न्यू इम्पीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया था 1776 में ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड था इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पूरे वर्ल्ड में, और नेपोलियनिक वॉर्स जो हो रही थी इनिशियल ईयर्स में 19th सेंचुरी की, इससे स्पेन और पोर्टुगल कमजोर पड़ गए थे। और इसी के साथ कुछ इनकी कॉलोनीज जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका में थी, उन्होंने भी अपनी आज़ादी को घोषित कर दिया था। मेक्सिको भी आज़ाद हो गया था 1821 में स्पेन से, और साइमन बोलीवर ने फ्री करवाया कोलंबिया को, इक्वाडोर को, पेरू, वेनेजुला और बोलिविया को स्पेन से। ब्राजील अब इंडिपेंडेंट हो गया था पोर्टुगल से 1824 तक। इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी पीरियड था डिक्लाइन का इम्पीरियलिज्म में आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 बिफोर इट्स राइज अगेन इन द 1870s। इट इज पर्टिनेंट यहाँ पे कि जो एक समरी है फैक्टर्स की जिसकी वजह से अब ये न्यू इम्पीरियलिज्म फिर से बढ़ा। हुआ क्या? रोल पॉलिटिकल फैक्टर्स का। यहाँ पे प्लूरैलिटी थी पॉलिटिकल फैक्टर्स की बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म। वन ऑफ दीज वाज अ राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इटली और जर्मनी के अंदर पोस्ट यूनिफिकेशन के बाद 1870s के। इसकी वजह से क्या हुआ कि इससे अग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट और बढ़ने लगा। हालांकि न्यू इम्पीरियलिज्म आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सोल्यूट मोनार्की से है। इनफैक्ट ब्रिटेन जिसमें डेमोक्रेसी थी, इसका लार्जेस्ट कॉलोनियल एम्पायर था बल्कि। इसलिए सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डिजाइन थे, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या एब्सोल्यूट हो, ये इम्पीरियलिज्म में इंगेज थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, इसको भूख और बढ़ रही थी, एज वेल एज इसमें पोटेंशियल भी था कि खुद की कॉलोनियल पावर को और बढ़ा सके। रूलर्स ने भी देखा कि इम्पीरियलिज्म एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम अपना पॉलिटिकल कंट्रोल प्रॉपर एट होम में मेंटेन कर सकें। मिलिट्री की विक्ट्री कॉलोनीज के ऊपर और एम्पायर को बिल्ड करना वॉज नॉट ओनली इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल पावर, बट इसके साथ साथ ये रूलर्स की प्रेस्टिज को भी और बढ़ा रहा था। ये सारे जो दोनों फैक्टर्स हैं ना, ये ऐसा है, एक साउंड इकोनॉमी, एक नेशनल ग्लोरी प्रोवाइड करती है, एक लेजिटिमेसी उनके रूल को। और ये इसलिए क्योंकि मतलब इट वाज ड्यू टू सच रीजंस, फॉर एग्जांपल दैट इटली और सिजारिस रशिया ने ये कॉलोनीज की रेस को ज्वाइन करा था। दूसरी वजह है रोल ऑफ नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म की शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 के। इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जल्द ही ये मैनिफेस्टेड हुआ इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी जो कि नेशन स्टेट्स के बीच में चल रही थी। नेशनल राइवलरीज जो थी वो फर्दर इसमें और बढ़ावा तब मिला जब नेशनलिस्ट आइडियाज को और प्रोफाउंड करा गया इन नेशनलिस्ट थिंकर्स के द्वारा।
ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी और इटली के अंदर नेशनलिज्म की वजह से डिमांड्स एक्सपेंशन की होने लगी इन कॉलोनियल एम्पायर्स की ड्यूरिंग 1868 से 72 के बीच में। साथ में एब्सोल्यूट मोनार्की भी अब रिलायड थी दोनों ही इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म में, ताकि पब्लिक का अटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट किया जा सके, जो कि एक्सपोज थी आइडियाज से डेमोक्रेसी की। तीसरी बात आती है रोल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है इस न्यू इंपीरियलिज्म की शुरुआत में। यहाँ पे बहुत पैसा था जो ट्रेड से आ रहा था, एज वेल एज प्रॉफिट्स भी मिल रहा था इतनी भारी मात्रा में प्रोडक्शन करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इस पैसे को फिर से रीइन्वेस्ट करा जा रहा था कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसकी वजह से मूवमेंट गुड्स का लोगों का बहुत तेज हो गया था और स्टीम शिप्स का जो डेवलपमेंट था, इससे अब टाइम भी कम लग रहा था ट्रेड करने में गुड्स का पूरे ही वर्ल्ड में। डिमांड जो कि गुड्स की थी डोमेस्टिक मार्केट में, ये भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी 19 सेंचुरीज में। फैक्ट्रीज को अब चाहिए था रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल को ढूंढने के लिए नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जरूरी था कि नई नई चीजों को देखा जाए। पॉपुलेशन का प्रेशर जो यूरोप में था, इसकी वजह से नई नई कॉलोनीज की जो है सर्च बढ़ने लगी, जहाँ पे इन यूरोपियंस को सेटल किया जा सके। जल्द ही फैक्ट्रीज प्रोड्यूस इतना ज़्यादा करने लगी कि डोमेस्टिक डिमांड से भी ज़्यादा होने लगा, इसलिए एक्सटर्नल मार्केट्स की ज़रूरत थी जहाँ पे इन सबको एब्जॉर्ब किया जा सके इन प्रोडक्शन को। इसलिए यहाँ पे और अट्रैक्शन बढ़ने लगा इन नई कॉलोनीज के लिए। डिमांड जो साइकिल का था, साइकिल जो चल रहा था डिमांड का फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, डिमांड रॉ मटेरियल की, सरफेस प्रोडक्शन और डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट की, यही सब वजह बनी थी। आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ, जब प्रोडक्शन गुड्स का वो करा जाने लगा इन फैक्ट्रीज में विद मशीन्स, एंड इसकी वजह से इंपीरियलिज्म को और बढ़ावा मिला। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेयर्स। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाकी सारे यूरोप में, यूएसए में और जापान में ये हो पाया है 1870s के बाद, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से डेस्परेटली चाहते थे सोर्सेस नई रॉ मटेरियल का और एक्सपोर्ट मार्केट्स का। फिर आती है बात जियोग्राफिकल स्पेस का कम होना। दोस्तों, रिलेटिवली अगर हम वर्ल्ड को देखें तो ज़्यादा पीसफुल रहा था 19th सेंचुरी तक, when there was enough unoccupied space to be colonized and empires अपने आप को expand easily कर सकते थे। बट 19th सेंचुरी में एक्सपेंशन बहुत तेजी में बढ़ने लगा एक दूसरे की कॉलोनियल पावर पे। साथ में बहुत सारे प्लेयर्स भी आने लगे अब इस दौड़ में, और इसलिए कोलोनिज्म अब इंपीरियलिज्म में बदल गया। एज नाउ स्टेट की मिलिट्री पावर, टाइट कंट्रोल कॉलोनीज के ऊपर, इन सब की जरूरत थी ताकि अपना जो कब्जा है उसे मेंटेन किया जा सके। अगले 40 सालों में फ्रॉम 1870 के बाद से यहाँ पे अब रेस थी कॉलोनीज के लिए, और ओनली अनटच्ड एरियाज जैसे चाइना, अफ्रीका, ये स्क्रैम्बल्ड थे अमंग यूरोपियन नेशंस। और एक आता है रिलीजन और कल्चर फैक्टर्स। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं एस्पिरेशंस के, क्रिश्चियन मिशनरीज के, कि हम अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, वाइट मैन बर्जन्स टू स्प्रेड सुपीरियर सिविलाइजेशन इन बैकवर्ड कॉलोनीज में, इन सब का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड टू ने यूज करा था इस व्हाइट मैन बर्डन वाला एज अ गार्ब एक्सप्लॉइट करने के लिए कॉन्गो को, ताकि यहाँ पे यही केस आप देखते हैं विद अदर इंपीरियल पावर्स भी देखने को मिलता। हालांकि कुछ अच्छे सेमेटेरियंस एक्चुअली इन्होंने कोशिश करी थी लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाने की, काम करके सोशल रिफॉर्म्स में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसे इवन लेट करा जा रहा था एंटी इंपीरियल होम रूल मूवमेंट के द्वारा इंडिया में 1916 में, और कुछ दूसरे इश्यूज जो डील करते थे विच इंक्लूडेड राइट्स ऑफ वुमेन एंड स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। दोस्तों, एक थोड़ा सा चार्ट है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, इंपीरियलिज्म की शुरुआत अगर हम कहें इटली के अंदर 1870s के बाद से, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉपर अगर देखें तो वहाँ पे 1870s के बाद से, और विक्टिम्स जो न्यू इंपीरियलिज्म का रहे वो मेनली अफ्रीका रहा। जर्मनी के केस में ये जो है शुरुआत 1870s से हुई और अफ्रीका और पैसिफिक रहा। रशिया में 1850s के बाद इसकी शुरुआत बिगनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉपर यहाँ पे 1914 के बाद, येट वर्ल्ड वॉर वन वॉज कह सकते हो वॉज प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा था, और विक्टिम्स इसके मेनली सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, चाइना रहा। यूएसए में अगर हम बात करें तो 1890s के बाद बिगनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर की 1865 के बाद, और मेनली देखें पैसिफिक डोमिनेशन ऑफ साउथ अमेरिका रहा। वही जापान की बात करें तो इसमें न्यू इंपीरियलिस्ट पावर्स 1890s के बाद निकल के आए,
इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर की बिगनिंग 1868 के बाद और मेनली चाइना, फार ईस्ट और पैसिफिक। तो यहाँ पे ये पूरी हमने बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने कोलोनिज्म इन दी अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मेरे काम में सपोर्ट करने के लिए। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे तो मिलेगी ही, प्लस बहुत सारे एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें। इन सारे लेक्चर्स को आप आनंद उठा सकते हैं मेरे फेसबुक पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।